पाठ 16 आत्मविश्वास और प्रेरणा के आधार स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पार्ट 2। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रामेश्वरम के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि इनके पिता क्या करते थे। एक नाविक थे, वो यात्रा पे आए हुए लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाते थे। और इतना बड़ा परिवार था और इतना अच्छा परिवार था जहां पर उनमें इतने सारे उनके संस्कार उनको मिले और इतना पढ़ लिख गए। वरना एक सम्मिलित परिवार होता है यानी जॉइंट फैमिली होती है, उसमें ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी अब्दुल कलाम जी के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो सम्मिलित परिवार था यानी जॉइंट फैमिली थी जो उनकी, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। और आसपास उनके घर के पड़ोसी कौन थे? हिंदू परिवार थे, जिसमें एक रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी भी रह करते थे। और उनके बीच में जब अब्दुल कलाम जी रहते थे तो उनके विचार, उनके संस्कार भी उनके अंदर आए। उन्होंने हिंदुओं की गीता भी पढ़ी और उस गीता को पढ़ने पे उनके अंदर कुछ सद्भाव भी आए, सदकर्म की भावना भी आई। ठीक है, उनके जीवन पर गीता का भी काफी प्रभाव पड़ा है। उनके अंदर जो उनके संस्कार हैं उनको काफी प्रेरणा मिली है उस गीता से। तो अब 13 वर्ष की आयु में सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए उन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी। आगे भी पढ़ना उन्होंने चाहा। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्वार्ड्स हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया और छात्रावास में रहते हुए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगे। ठीक है, तो उनके सेकेंडरी स्कूल का नाम और फिर उनके मतलब विषय में उनकी शिक्षा के बारे में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा कि उन्होंने प्राइमरी की जो पढ़ाई है, प्राइमरी स्कूल, वो कहाँ से किया था? रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया था। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की थी? ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्वार्ड्स हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी और छात्रावास में भी रहे थे। परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया था, बहुत मेहनती थे, बहुत पढ़ाई करते थे। इसीलिए तो वो आज के युवाओं को और आने वाले मतलब हमेशा हमेशा जब भी उनको याद किया जाएगा, उनकी वीडियोस देखी जाएंगी अगर यूट्यूब पे, तो देख करके हमेशा स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणादायक ही रहेंगी। वो मोटिवेशनल वीडियोस ही रहेंगी वो, और वो मोटिवेट करती रहेंगी, इंस्पिरेशन देती रहेंगी कि हम भी उनकी तरह ही बने, परिश्रम करें। प्रतिभाशाली एवं मेधावी कलाम ने शीघ्र ही अध्यापकों का दिल जीत लिया, क्योंकि वो बहुत मेहनती थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे और इसी वजह से टीचर्स उनसे बहुत प्रेम करते थे। वर्ष 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ स्कूल कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, तो 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया था। बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान MIT में प्रवेश लिया। ये सारे के सारे उनकी शिक्षा और कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया शिक्षा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी सिर्फ 8th क्लास के लिए ही नहीं, आगे भी जब आप बड़े हो जाएंगे ना, आप किसी इंटरव्यू में भी जाएंगे मान लीजिए, तो वहां पर अगर अब्दुल कलाम को लेकर के कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो उनकी शिक्षा के बारे में अगर बात की जाएगी, अगर आपको ये सब नहीं पता होगा ना तो अच्छा नहीं है। इसलिए पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है उनके बारे में जानकारी रखना। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे चरित्र को आप याद करेंगे, ऐसे चरित्र के बारे में आप पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए मतलब कि शिष्यों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ठीक है, हाँ, तो MIT में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम, एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। ठीक है, 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद
प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करने कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा उत्तीर्ण की, DMIT की डिग्री प्राप्त की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन एवं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद नौकरी के लिए उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय में निदेशक का कार्यभार संभालने के 2 विकल्प मिले। देखिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ नहीं होता है, इतना कम लोगों के साथ होता है कि एक तो सरकार किसी को नौकरी दे और वो भी उसके लिए 2 विकल्प रखे। ऐसा बहुत ही कम लोगों में से होता है। तो ये जो अब्दुल कलाम है, ये उन कम लोगों में से एक है। ये एक उदाहरण है कि इनको कितने अवसर प्राप्त हुए। ठीक है, इनको बहुत अवसर प्राप्त हुए कि कैसे इन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद नौकरी के लिए उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होने, भारतीय वायुसेना याद रखना, भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय में निदेशक का कार्यभार संभालने के 2 विकल्प मिले। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं। शुरू से ही इन्होंने पढ़ाई को लेकर के बहुत ही सिंसियर और एक अच्छे विद्यार्थी बन करके अपनी परीक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण की हैं। इस वजह से इनको इतने अवसर प्राप्त हुए। वे देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। लेकिन इस परीक्षा में सफलता उनके हाथ न लगी। एक इंटरव्यू में गए थे देहरादून में वायुसेना के चयन समिति में, वहां पर उनको परीक्षा में सफलता प्राप्त न हुई। ठीक है, भारी मन से वे ऋषिकेश पहुंचे, पावन गंगा में डुबकी लगाकर स्वामी शिवानंद के दर्शन किए। अब देखिए, मुस्लिम है पर फिर भी इन्होंने हिंदुओं को कितनी अपने अंदर भी वो भावना जगाई है, अपनी हिंदुत्व वाली भावना अपने अंदर भी जगाई कि ये पावन गंगा में इन्होंने डुबकी लगाकर स्वामी शिवानंद के दर्शन किए। स्वामी जी ने उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव के विषय में ज्ञान देते हुए कहा, निराश मत हो, संभवतः ऐसा परिणाम किसी अन्य बेहतरीन और उत्तम काम के लिए हुआ है। और देखिए, होता ही यही है, जो गुरुजन होते हैं ना, वो हमें एकदम सही राह दिखाते हैं कि अगर आप, ठीक है, आपके मार्क्स कम आए हैं तो बेटा निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक इशारा है कि आप अगला प्रयत्न जो करने वाले हैं ना, वो आपके लिए कहां से आपको कहां पहुंचाने वाला है। तो यही इनके गुरुजन ने यानी कि स्वामी शिवानंद ने कहा इनसे कि निराश मत हो, संभवतः ऐसा परिणाम किसी अन्य बेहतरीन यानी कि और दूसरा बड़ा कोई अच्छा ऑप्शन आपके लिए आने वाला है, उत्तम काम के लिए हुआ है। ये जो परिणाम आया है कि जिसमें आप विफल हो गए हो ना, निराश मत हो। तुम्हें केवल यहीं तक दिखाई दे रहा था और तुम इसकी इच्छा कर रहे थे, पर जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो इससे बेहतरीन है, जो उत्तम काम तुमको मिलेगा। इसलिए इस वजह से निराश मत हो। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, और अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। जो ईश्वर करेंगे वो इससे ज्यादा अच्छा होगा। दिल्ली आकर उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र मिला। कुछ समय बाद उनका तबादला यानी ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में उनके अधीन यानी कि उनके अंडर काम करने वाली 4 वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई थी। मतलब उनको बड़ा ही काम मिला। ठीक है, इस समिति ने पूर्ण रूप से स्वदेशी नंदी नामक हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व दिया। अब देखिए, दिल्ली में आकर जो 250 रुपए मासिक वेतन, इनको मासिक वेतन पर वरिष्ठ यानी सीनियर
वैज्ञानिक सहायक के रूप में, यानी कि सीनियर असिस्टेंट ऑफ साइंटिस्ट, सीनियर असिस्टेंट ऑफ साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, के रूप में कार्यभार संभालने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था, नियुक्ति पत्र मिला था, यानी कि इनको नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। कुछ समय बाद उनका तबादला, पर इनका जो तबादला यानी ट्रांसफर हो गया वो बेंगलुरु हो गया, दिल्ली से बेंगलुरु चले गए। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में ये वैमानिक विकास यानी कि जो मिसाइल्स और ये सब हैं उन सब के विकास के लिए, ये बड़े बड़े जो आविष्कार जो इन्होंने किए थे, ठीक है, उनके विकास के लिए एक प्रतिष्ठान बनी थी, यानी कि एक संस्था, एक तरह से समझ लेंगे, एक ग्रुप बना था, ठीक है। और उनके ये हेड थे अब्दुल कलाम जी, और इनके अंदर 4 वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई, 4 वैज्ञानिकों की एक समिति, यानी कि 4 साइंटिस्ट की जो एक समूह था वो इनके अंदर काम कर रहा था। इस समिति ने पूर्ण रूप से स्वदेशी नंदी नामक हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व लिया। आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, ठीक है, तो उस वो परमाणु है, शायद जॉन अब्राहम की है, हाँ। तो उस मूवी में जो जो सब हुआ है ना वो सब इनके ही स्टोरी ही है, इन्हीं की स्टोरी है, वही इनकी स्टोरी पर आधारित है। तो देखा है ना कि किस तरह से वो अब एक समिति बनाते हैं और मिसाइल्स के नाम किस तरह के रखते हैं, और अपने साथ के जो अपने पार्टनर्स हैं उनके नाम कैसे बदल देते हैं कि लोगों में ना बहुत इनके बारे में चर्चा ना हो, इसलिए ऐसे नाम रख देते हैं जिनकी ज्यादा बातें ना हो, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने नंदी नामक हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिश्रम, लगन, ज्ञान और आत्मविश्वास से सभी प्रभावित हुए, क्योंकि बहुत मेहनती थे इसलिए सब इनसे बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियरिंग के पद हेतु साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। अब देखिए, रॉकेट इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, इन्होंने रॉकेट भी लॉन्च किया, ठीक है, उसके लिए रॉकेट इंजीनियरिंग के लिए, अभी उसकी बात नहीं है, अभी सिर्फ यही बताया कि रॉकेट इंजीनियरिंग के पद के लिए साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया, इंटरव्यू के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन उनसे बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश कर दिया इन्होंने इंटरव्यू में, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, और उन्हें रॉकेट इंजीनियरिंग के रूप में चुन लिया गया। अब रॉकेट इंजीनियरिंग के रूप में इन्हें चुन लिया गया, सेलेक्ट हो गए, सिलेक्शन हो गया। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान पर एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया, ठीक है, थुम्बा नामक, ये याद रखेंगे जगह कौन सी है, केरल के थुम्बा नामक स्थान पर एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया। रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा केंद्र में जाने के लिए डॉक्टर कलाम को चुना गया, ठीक है, नासा जाने के लिए। नासा तो आज भी लोग बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, है ना, साइंटिस्ट वगैरह, तो तब इनको ले जाने के लिए चुन लिया गया। 21 नवंबर 1963 को देश का प्रथम रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। 1963 में देश का प्रथम रॉकेट, अब सोचिए जो रॉकेट लॉन्चिंग हुई थी वो किन के द्वारा हुई होगी, अब्दुल कलाम जी के द्वारा। कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। इसकी सफलता के बाद वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों यानी कि टेक्नीशियनों, ठीक है ना, टेक्नीशियंस होते हैं ना, तो उनके लिए इसकी सफलता के बाद वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट और जो टेक्नीशियंस हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने जो पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा ना वो सफल हो गया था। इस वजह से इनके साथी जो थे यानी साइंटिस्ट जो थे और जो जितने भी टेक्नीशियंस थे जो टेक्निकल फॉर्म को देखते थे वो सब मिल करके बहुत ही उनका मनोबल बढ़ गया, ठीक है।
20 नवंबर 1967 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया। अब दूसरा रॉकेट गया, ठीक है। श्रीहरिकोटा में दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। इस स्थान को भी याद रखेंगे कि दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहां पर स्थापित हुआ, तो श्रीहरिकोटा में। चलिए फिर अभी इसके बाद आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।